जी प्यारे बच्चों, अब हम शुरू कर रहे हैं एजिंग। एजिंग क्या होती है आप सब जरा इसको पहले देख लें इत्मीनान से। मैं सवाल का एक ओवरव्यू देता हूं आपको। मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है? यस सर। ओके, यस सर। चलें प्यारे बच्चों। एजिंग का मतलब कोई बताना चाहेगा या कोई अपना ख्याल जाहिर करेगा कि एजिंग से दिमाग में आता क्या है? एजिंग का मतलब क्या होगा? सर एज मतलब तो उम्र होता है। एज मतलब बोलो ना यार। मोहसिन, तुम तो ऐसे शर्मा रहे हो जैसे मैं तुम्हारी एज पूछने लगा। सर बढ़ना, सर इंक्रीज होना, इंक्रीज होना। एजिंग माने इंक्रीज होना। अच्छा सर किसी भी चीज तारीख का अच्छा, आपने खवातीन में से किसी को ब्यूटी पार्लर का तजर्बा है थोड़ा बहुत? जरा मेकअप शेकअप के बारे में पता है? वर्ड्स, एक वर्ड यूज करता हूँ, एंटी एजिंग। सुना ये लफ्ज? और मॉडिफाई करना कह सकते हैं, लेकिन असल में मैं जो सुनना चाह रहा हूँ वो कोई नहीं बता रहा। एंटी सर एजिंग उम्र बढ़ने को कहते हैं। उम्र। एंटी एजिंग क्रीम होती है, वो उम्र कम करने के लिए होती हाँ, जबरदस्त। उम्र के हिसाब से। है। सर उम्र कम तो नहीं होती, लेकिन वो छुपा देती है। बता कौन रहा है? लड़के बता रहे, अल्लाह माफ फरमाए, और लड़कियां खामोश बैठी हैं बेचारी, जबकि लड़के एंटी सर हमें कुछ पता ही नहीं है एंटी एजिंग का सर मतलब। हमारी उम्र का यूज नहीं करते। ब्यूटी पार्लर था। बस कर दो तुम लोग। अरे भाई, तुम क्यों यूज करोगे? तुम तो छोटी बच्चियां हो मेरा बेटा। ये बड़ी उम्र की खवातीन यूज करती हैं ताकि वो जरा थोड़ी यंग लगे, माजरत के साथ। खैर ये कोई बुरी बात नहीं है डिस्कस करना, लेकिन बहरहाल अब अगर मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने लग जाऊं तो बात का रुख कहीं से कहीं चला जाएगा। मैं तो असल में एजिंग का मतलब बताना चाह रहा था। एजिंग कहते हैं उम्र को। उम्र, एजिंग उम्रों का तायुन करना। एजिंग का मतलब उम्रों का तायुन करना। सर किसकी उम्र? कौन है यहाँ? अकाउंट रिसीवेबल है ना यहाँ, उसकी उम्र का तायुन करेंगे कि वो कितना पुराना हो गया है। जितना पुराना होता जाएगा उतना उसके मिलने का इम्कान कम होता है। जाएगा। कम होता जाएगा। यानी जैसे जैसे बासी होता जाएगा हम बोलेंगे उस्ताद अब ये पैसे मिलते हुए नजर नहीं आ रहा। अरे हाँ, तो यानी उसके डूबने के इम्कानात बढ़ रहे हैं। और जो बिल्कुल बस अभी अभी का बेचा हुआ होगा उसे कहेंगे ये तो अभी अभी बेचा है, इसके मिलने के चांसेस ज्यादा हैं, इसके डूबने के चांसेस कम है। कम है। ओके, तो आप पहले तो ये समझ लो कि जब एजिंग की जाती है तो एजिंग में बेसिकली होती हैं दो तरह की कैटेगरीज। क्या बोला? एजिंग में बेसिकली दो तरह की होती हैं कैटेगरीज। थोड़ा सा मैं इसके बारे में लिखता हूँ। आओ यहाँ बना लो, मेरा ख्याल है। हाँ गई शीट, यहाँ गई कहूँगा। एजिंग के बारे में बात करते हैं मेरे बच्चों। बेसिकली जब हम अकाउंट रिसीवेबल की एजिंग की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में अकाउंट रिसीवेबल की जब एजिंग की बात करते हैं तो हम कहते हैं एजिंग दो तरह से डिफाइन की जा सकती है। अकाउंट रिसीवेबल की, अकाउंट रिसीवेबल की एजिंग को दो तरह डिफाइन किया जा सकता है। सर क्या मतलब दो तरह, कैसे कहना चाह रहे हैं? एक वो अकाउंट रिसीवेबल होते हैं जिनको हमने बेचा है लेकिन अभी हमें उनसे पैसे मांगने का हक ही नहीं है। कितना अजीब जुमला मैंने कहा ना, कि हमने सामान बेच दिया लेकिन पैसे मांगने का हक नहीं है। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप सर? जैसे ही हम सामान बेचते हैं हमारे पास पैसे मांगने का हक उसी वक्त आ जाता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर मुझे कस्टमर कह के गया है कि वो मुझे 25 दिन में पैसे देगा और मैंने इनवॉइस पे लिख के दिया है कोई मसला नहीं, तुम 30 दिन में दे देना। क्या क्या बोला है? कितने दिन में दे देना? 30 दिन में। अच्छा एक मिनट जरा रुकना, जरा एक सेकंड।
तो भाई मैं कह रहा था कि अकाउंट रिसीवेबल को एजिंग वाइज दो कैटेगरीज में डाला जाता है। पहली कैटेगरी का नाम ना सुन के बच्चों का ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब होता है, और वो बनता है डिस्टर्ब होना। सर क्यों डिस्टर्ब क्यों होता है? पहली कैटेगरी का नाम है, वही वाला तीर कॉपी करते हैं, क्या ख्याल है यार? अगर ये तीर के मुंह नीचे की तरफ होते ना, वीवीआईपी हो जाता। कम वक्त मिल ही नहीं रहा वो वाला। तुम ढूंढना, क्या नाम है तुम्हारा? नाइश, तुम कंप्यूटर पे काम करते हो ना, यानी ऊपर से ये एरो आए इस तरह, और ये आके नीचे एरो टर्न हो जाए, तो वो ज्यादा अच्छा होगा। तो जरा ढूंढना, जब ढूंढ लो तो मुझे आराम से बताना, किसी भी दिन बता देना, कोई मसला नहीं। अच्छा, अब सही है सर। मैं इसको कर लिया कॉपी और मैं यहाँ ले आया। अच्छा, अब मैं कहता हूँ एजिंग बेसिकली दो तरह से हो सकती है, और वो क्या है? पहले कैटेगरी का नाम है नॉट येट ड्यू। सर नॉट येट ड्यू का मतलब क्या है? वो पैसे अकाउंट रिसीवेबल के जो अभी हम पर लेना वाजिब ही नहीं हुए। सर ये कैसी बात कर रहे हैं आप? अकाउंट रिसीवेबल तो आते ही हम पर पैसे लेना वाजिब हो जाते हैं। तो मैं क्या जुमला कह रहा था, वो जुमला मैं दोबारा कहता हूँ। देखो एक मिसाल है, अब तुम जरा सुनना थोड़ी देर के लिए, सब इन्वॉल्व हो गए मेरी बात। हाँ, एक कस्टमर तुम्हारी दुकान पर आया, उसने बोला मुझे उधार पे सामान चाहिए 15,000 रुपए का। तुमने कहा हाँ ले लो 15,000 रुपए का। फिर तुमने पूछा कितने दिनों में पैसे दोगे? उसने बोला 15-20 दिन में दूंगा। तो आपने कहा ठीक है, हम जो है 30 दिन तक के लिए उधार देते हैं, इससे ज्यादा हम उधार देते नहीं है। कितने दिन के लिए उधार देते हैं? 30 दिन के लिए। तुमने 5 दिन में पैसे दे दिए तो हम तुम्हें और डिस्काउंट देंगे, वरना तुम तो 15-20 दिन कह रहे हो, हम मैक्सिमम टाइम तुम्हें कितना अलाउ कर रहे हैं? 30 दिन। 30 दिन में पैसे अदा कर देना, 30 दिन में पैसे अदा कर देना मैक्सिमम टाइम। इसका मतलब है 30 दिन तक अब आप उससे पैसे मांगने का हक नहीं रखते। क्योंकि आपने उसे अलाउ कर दिया ना कि भाई 30 दिन में जब दिल करे दे देना। लेकिन जैसे ही कितने दिन मुकम्मल होंगे? 30 दिन। तो फिर अब वो नॉट येट ड्यू नहीं रहेगा, वो बन जाएगा PAST, पास्ट ड्यू। सर समझ में नहीं आया? देखो भाई रिजा, तुम मेरी बात सुन रही हो? रिजा मेरे साथ है क्लास में। अलीहा, जिस दिन हमने सामान बेचा ना, मोमिना आप मेरी बात सुन रही है? जिस दिन हमने सामान बेचा उसी दिन कस्टमर ने मुझसे कर लिया प्रॉमिस, सही है? उसी दिन कस्टमर ने बोला हम आपके पैसे देंगे। मैंने बोला ठीक है। तो मैंने पूछा कब दोगे पैसे? उसने बोला 15-20 दिन में दे दूंगा। मैंने कहा तुम 15-20 दिन में दोगे ना, मैं तुम्हें 30 दिन का टाइम दे रहा हूँ। 30 दिन तक मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा, फोन नहीं करूंगा। बस इसका मतलब है 30 दिन तक हमने उसे टाइम दिया। दिस टाइम पीरियड इज कॉल्ड नॉट येट ड्यू पीरियड। यानी वो अकाउंट रिसीवेबल जिन्हें हमने वो रिसीवेबल्स जिनसे अभी हम पैसे मांग ही नहीं सकते, क्योंकि उन्हें अभी सामान बेचे हुए 30 दिन भी गुजरे नहीं है। अच्छा, और वो रिसीवेबल जिनको सामान बेचे हुए 30 दिन से ज्यादा हो गए, तो उनकी कैटेगरी अब नॉट येट ड्यू। उर्दू में तर्जुमा करो ना, नॉट येट अभी तक नहीं, ड्यू माने वाजिब, यानी ये पैसे अभी तक लेने वाजिब ही नहीं हुए। और पास ड्यू का मतलब ये पुराने पैसे हैं और अभी हम पर लेना हो चुके हैं वाजिब। सही है? ये क्या है? नॉट येट ड्यू, 30 दिन तक का टाइम। और फिर पास ड्यू में अलग अलग कैटेगरीज बनती हैं। थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ, आओ। नॉट येट ड्यू का टाइम कितना है? नॉट येट ड्यू का टाइम है प्यारे बच्चों 1 से लेके 30 दिन तक। सही है? 1 से लेके 30 डेज तक। अच्छा सर, क्या ये नॉट येट ड्यू का टाइम सब जगह सेम होता है? नहीं, बिल्कुल भी सेम नहीं होता। अगर मैं आप यानी ये तो एकेडमिक लाइफ पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं एकेडमिक लाइफ में कह रहा हूँ कि नॉट येट ड्यू 30 डेज का है, ठीक है? प्रैक्टिकल लाइफ में हर बिजनेस अपने नॉट येट ड्यू सेट कर सकता है। मसलन कोई कहता है भाई 10 दिन में पैसे देने हैं, 11वें दिन फोन कर दूंगा, तो उसका नॉट येट ड्यू कितने दिनों का हुआ? 10 दिन का। जैसे मेरा मीडिया से ताल्लुक रहा, आप जानते हैं, तो मीडिया में जो है 90 डेज का हम टाइम देते हैं। कितने डेज का? यानी हम जब हम किसी कंपनी का एड चला देते हैं तो उसका बिल बना के उसे भेजते हैं और उस पर लिखते हैं कि 90 डेज में आपने पेमेंट करनी है। जैसे ही 90 डेज कंप्लीट होते हैं, पेमेंट नहीं आती, 91st डे हम उसे कॉल करते हैं और बोलते हैं आपकी पेमेंट ड्यू हो चुकी है, आपने दी नहीं अभी तक। गलत बात है, 90 डेज ऑलरेडी बहुत टाइम दिया हमने आपको, 3 महीने। सही है? तो इसका मतलब है प्रैक्टिकल लाइफ में नॉट येट ड्यू अलग अलग हो सकता है। एकेडमिक लाइफ में कितना है? 30 डेज। सही है? अच्छा, अब ये बताओ कौन सा दिन लगा तो कैटेगरी चेंज हो गई? 31st। अब मेरी बात तुमने नहीं सुनी ना, तो मैं यकीन दिला के कह रहा हूँ तुम पागल हो जाओगे और गलत बोलोगे। इसको मैंने क्या कर दिया देखो लिख के, रेड
बोल्ड और रेड। दिन तो 31 हो गया, क्या बोला, दिन तो 31 हो गया। लेकिन मैं कहूंगा ये पहला दिन है। हाँ सर, क्या पागलपन है ये, 31 डे और आप इसे पहला कह रहे हैं। अभी समझाता हूँ। कैलेंडर में जनवरी 31 के बाद क्या दिन आता है? फर्स्ट। पहली। अगर मैं गिनती गिनूं तो वो दिन कौन सा होगा? 31वां। क्यों भाई 31वां क्यों होगा? फेब फर्स्ट को 31वां दिन होगा? पहला दिन। पहला दिन होगा। 32वां दिन होगा। 32 32nd डे होगा। लेकिन क्योंकि एक महीने के 30-31 दिन के बाद नया महीना शुरू हो जाता है, नई कैटेगरी शुरू हो जाती है, नया ग्रुप शुरू हो जाता है, तो उस ग्रुप का नाम है यहाँ पर पास ड्यू। नहीं समझ आया? दिन तो कौन सा लग गया उसूलन देखा जाए तो 31। लेकिन हम इसे कह रहे हैं ये कौन सा दिन है? पास ड्यू की कैटेगरी का पहला दिन। अभी भी समझ नहीं आया? जैसे ही तुम्हारी जिंदगी का 1 साल मुकम्मल होता है, तुम्हारी बर्थडे आती है, तो तुम्हारी बर्थडे का दिन 365 दिन मुकम्मल हो चुके होते हैं। 366 डे तुम्हारी बर्थडे मनाई जाती है। लेकिन कोई भी ये नहीं कहता आज तुम 366 डेज के हो गए, सब कहते हैं 1 साल के हो गए, आज तुम्हारी जिंदगी का 1 साल मुकम्मल हो गया है। फिर इसी तरह 2 साल, 3 साल, यानी कोई ये नहीं कहता कि आज हमारा बच्चा जो है 720 दिनों का, 925 दिनों का, 1780 दिनों का या 2550 दिनों का हो चुका है, क्योंकि 365 हमने 1 साल का टाइम रख दिया। अब एक जैसे ही 365 दिन मुकम्मल होते हैं तो दिन तो 366वां शुरू होता है, लेकिन हम उसे कौन सा दिन बोलते हैं? पहला दिन का पहला। सही है, कैलेंडर का पहला दिन। इस्लामिक महीनों में भी ऐसे ही होता है। तो बस मैं भी यही कह रहा हूँ कि ये एक अलग कैटेगरी है और ये एक अलग कैटेगरी। किसी को अभी भी समझ नहीं आया तो उसके लिए बिल्कुल सैरिलैक बना के पेश कर देता हूँ। आप बीकॉम पार्ट 1 सेक्शन ए में हैं और फिर हो सकता है कि बीकॉम पार्ट 1 का सेक्शन बी लगे। जब बीकॉम पार्ट 1 का सेक्शन बी लगेगा तो अगर आपका रोल नंबर था A001, A002, A003, तो गिनती 1 2 3 4 5 चल रही थी। अब जब बीकॉम 1 का सेक्शन बी लगेगा तो वहां सेक्शन का नाम आ जाएगा बी और गिनती दोबारा कहां से स्टार्ट हो जाएगी? 001 से। नहीं समझ आया? यहाँ पर भी ऐसा ही है। नॉट येट ड्यू 30 दिन तक है और जैसे ही दिन कौन सा हुआ 31वां, कैटेगरी हो गई पास ड्यू। अब 1 मिनट रुकना जरा भाई। जी सॉरी, फिर दोबारा आपसे अपनी बात मुकम्मल करता हूँ, शुरू करता हूँ, मुकम्मल करता हूँ। तो अब जैसे ही नॉट येट ड्यू के डेज तो कितने हैं बेटा? 1 से 30 दिन। तो अब पास ड्यू के डेज कितने होते हैं सर? पास ड्यू में आप जितने जितने दिनों की कैटेगरी बनाना चाहें बनाएं। तो आमतौर पर एकेडमिक लाइफ में जो कैटेगरी बनती है वो बनती है 1 से, जरा देखिएगा, ये पास ड्यू के अंदर की कैटेगरी है। 1 से 30 डेज एक कैटेगरी। ओहो ये क्या हो गया, इसको मैं कस्टम कर दूं। 1 से 30 डेज की एक कैटेगरी बनती है। इसी तरह समझिएगा जरा, हाँ नहीं समझ आया तो पूछ लीजिएगा। इसी तरह 31 से 60 डेज की एक कैटेगरी बनती है। 61 से 90 डेज की एक कैटेगरी बनती है और 91 से 120 या ओवर 90 डेज। क्या ओवर? इसको नीचे लिख देता हूँ, ओवर 90, यानी आप जितने भी पुराने हो जाएं वो सब ओवर 90 में चले जाएंगे।
यानी इसका मतलब ये हुआ, अब बस आखिरी जुमला इसको समझाने के लिए, जब हम किसी को सामान बेचते हैं तो पहले दिन से लेके फर्स्ट 30 दिनों तक हम कहते हैं कि वो अकाउंट रिसीवेबल के पैसे अभी हम पर लेने ही वाजिब नहीं हुआ। हुए, तो उसके बैड डेट्स होने के इम्कान सबसे कम होते हैं। लेकिन जो पैसे 30 दिन से ज्यादा हो गए और अभी तक नहीं मिले हैं, तो वो कितने पुराने हो गए, उसको हमने मजीद कैटेगरी, यानी नॉट येट ड्यू में बस ये एक, लेकिन पास्ट ड्यू के अंदर आप देखें कितनी कैटेगरी बन गई, पास्ट ड्यू के अंदर मजीद ग्रुप बने। समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ? पास्ट ड्यू के अंदर मजीद ग्रुप बने। पहला ग्रुप बना 1 से 30। मजे की बात है ये 1 क्यों आया, यहाँ तो 31 आना चाहिए क्योंकि ये पास्ट ड्यू का पहला दिन है। वैसे ये कौन सा दिन है याद रहेगा? 31। तो यहाँ 31 से 60 क्यों नहीं लिखा? जिन्हें समझ नहीं आ रहा और वो पूछ भी नहीं रहे, वो अपना नुकसान कर रहे हैं, इसलिए लिखा कि ये पास्ट ड्यू कैटेगरी का पहला दिन है। इसमें कोई शक नहीं है, मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ कि ये 31वां दिन है, लेकिन इसे 31वां क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि ये पास्ट ड्यू का पहला दिन है। सही, जैसे नए महीने का पहला दिन, तो ये अलग कैटेगरी हो गई, ये इसका पहला दिन। जैसे एक लोग बैठे हैं तो 30 लोगों के बाद अब 31वां बंदा दूसरी बस में जाके बैठा, तो पिकनिक पे 50 लोग जा रहे हैं, 2 गाड़ियां हैं, एक बस में 30 लोग बैठ गए, तो अब 31वां बंदा बैठा जाके दूसरी गाड़ी में, तो दूसरी गाड़ी में वो कौन सा बंदा कहलाएगा? पहला। बस यही बात मैं बोल रहा हूँ, ये एक अलग गाड़ी और ये एक अलग गाड़ी है, और इस गाड़ी में सिर्फ 1 से 30 डेज हैं, और पास्ट ड्यू के अंदर मजीद कैटेगरी बनी है, यानी 1 से 30 डेज पुराना, 31 से 60 डेज पुराना, 61 से 90 डेज पुराना, या 91 से 120, या इसको क्या बोलेंगे ओवर 90 डेज, यानी 90 दिन से भी बहुत पुराना हो गया। तो बस आई होप, उम्मीद करता हूँ अल्लाह के हुक्म से आपने मेरी बात को सुना होगा। अगर ये आपको आइडिया हुआ तो बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि अकाउंट रिसीवेबल जो आपको आज तक आपको साल के आखिरी दिन खुद बता रहा था, या साल के पहले दिन बता रहा था और फिर आप साल के आखिरी दिन का खुद मालूम कर रहे थे, क्या बनाकर? ये अकाउंट बना के। ये अकाउंट, तो वो बिलफर्ज ईयर एंड पर 5 लाख रुपए निकलता था, तो आप 5 लाख पे एक बार रेट लगाते थे ना? यस सर। आप एक बार रेट लगाते थे। अब आपको अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस एक नजर नहीं आएगा, बल्कि वो कहेगा अकाउंट रिसीवेबल का नॉट येट ड्यू का बैलेंस है बिलफर्ज 1 लाख रुपए। समझाने के लिए बोल रहा हूँ। कैटेगरी का बैलेंस है बिलफर्ज 80,000 रुपए। इस कैटेगरी का बैलेंस है बिलफर्ज 1,20,000 रुपए। इस कैटेगरी का बैलेंस है बिलफर्ज 90,000 रुपए। इस कैटेगरी का बैलेंस है 1,10,000 रुपए। तो आप इन सबको प्लस करें, कितना बना? 5 लाख। तो अब आपको अकाउंट रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस 5 लाख नहीं देगा, बल्कि हर कैटेगरी में बताएगा इस कैटेगरी वालों से इतने पैसे लेने, इस कैटेगरी वालों से इतने पैसे लेने, इस कैटेगरी वालों से इतने पैसे लेने। अब जब हर अकाउंट रिसीवेबल को उसने तोड़ दिया, क्या कर दी अकाउंट रिसीवेबल की, क्या कर दी? अब तो समझ आया? यस सर। क्या कर दिया अकाउंट रिसीवेबल की? उम्र का ग्रुप बना दिए। एजिंग ग्रुप बना दिए। एग्जैक्टली, एजिंग कर दी, उम्रों में बांट दिया, हिस्सों में बांट दिया। तो अब क्या सबके ऊपर बैड डेट्स होने का इम्कान एक जैसा है? क्या आपके ख्याल में इस पे एक रेट लगना चाहिए सब पे? नो सर। बैड डेट्स की 1% लगनी चाहिए? नहीं। तो इसका मतलब है हर कैटेगरी पे बैड डेट्स की अलग अलग परसेंटेज होगी। तो सर फिर कितनी बार बैड डेट्स कंप्यूट होगा? परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं काम करके दिखा दूंगा, आप सिर्फ सीखें। इसका मतलब है इस पे अलग रेट लगेगा, इस पे अलग लगेगा, इस पे अलग लगेगा। सर रेट हमें दिया हुआ होगा, 100% दिया हुआ होगा। हमने किसी भी सवाल में अपने पास से रेट नहीं लगाया, रेट हमेशा गिवन होता है। जी नाइस, कुछ कहना चाह रहे थे शायद, कोई कुछ कहना चाह रहा था। तो ये ओवर 90 डेज के बाद जो आपने 80,000 1,20,000 जो लिखा है वो वापसी अगेन बताइएगा, लाइट चली गई थी। ये मैंने अपने पास से अमाउंट लिखी है, मतलब मैं 5 लाख रुपए की अमाउंट अगर मुझे लोगों से लेनी है तो मैंने 5 लाख को ब्रेक किया। ये आपको सवाल में ब्रेक हुआ हुआ मिलेगा, अभी मैं सवाल पढ़ूंगा आपको फौरन समझ आ जाएगा। 5 लाख में से 1 लाख रुपए वो है जिन्हें मैंने अभी पिछले 30 दिनों में सामान बेचा है, और अभी मैं उनसे पैसे मांगने के लिए फोन भी कर नहीं सकते। अच्छा, इसी तरह ये वो हैं जिनसे मैं पैसे मांगने का हक रखता हूँ। इनको 30 दिन से ज्यादा का अरसा हो चुका है। ये 1 से 30 दिन पुराने हैं, ये 31 से 60 दिन पुराने हैं, ये 61 से 90 दिन पुराने हैं, और ये बहुत पुराने हैं। अब ये 2 साल पुराने हो, 4 साल पुराने हो, 3 साल पुराने हो, यानी इनको बेचे हुए सामान 120, 150, 180, 200, 400, 500, 600, 800 दिन गुजर चुके हैं। तो इस पे बैड डेट्स होने का इम्कान सबसे ज्यादा। ज्यादा।
तो इन सब की अमाउंट खुद देगा वो आपको, इन सब की अमाउंट, हर कैटेगरी की अमाउंट वो खुद देगा, और सब के ऊपर जो रेट लगाना है वो भी आपको वो खुद देगा। तो हम हर किसी पर रेट लगाएंगे, रेट लगाने से क्या पता चलता है बोलो? Bad debt expense. Estimated bad एस्टिमेटेड बैड डेट मुजफ्फा क्या हो गया मेरा बेटा? बैड डेट एक्सपेंस पता चलता है, Nothing. estimate. एस्टिमेटेड बैड डेट। इसका मतलब है आज कितने एस्टिमेटेड बैड डेट्स आएंगे जरा गिन के बताना। 5 5 5 एस्टिमेटेड बैड डेट्स आएंगे। पांचों एस्टिमेटेड बैड डेट्स को आपस में कर लूंगा, Plus. plus फिर उसके बाद अलाउंस फॉर बैड डेट्स का बैलेंस देखूंगा। सवाल में अलाउंस फॉर बैड डेट्स का अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो उस पांचों की एस्टिमेटेड बैड डेट्स के अमाउंट में उसे क्या कर दूंगा, क्रेडिट बैलेंस को। minus और अगर डेबिट बैलेंस हुआ तो उस एस्टिमेटेड बैड डेट्स में क्या कर दूंगा, add. और फिर मुझे बैड डेट एक्सपेंस पता चल जाएगा। मेरे मुताबिक मैंने आपको पूरा सवाल ही समझा दिया है, अब सिर्फ काम करके दिखाना बाकी है। आइए क्वेश्चन नंबर 26, एस्टिमेशन ऑफ बैड डेट्स बाय एजिंग ऑफ अकाउंट रिसीवेबल दैट कंपनी सेल मर्चेंडाइज टू इट्स कस्टमर ऑन क्रेडिट एंड एनालिसिस ऑफ द अकाउंट रिसीवेबल एट ईयर एंड प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग एज ग्रुप्स। कितने एज ग्रुप बने हुए बोलो? 5. अगर आपको 5. आपको लगे कि मैं तेज जगह तो मुझे बताइएगा जरूर, क्योंकि मैंने आपको ये सवाल पढ़कर समझाने के बजाय मैंने आपको अलग से एक आइडिया दे दिया, और मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा अच्छा समझ आता है बच्चे को। जब टीचर सवाल पढ़ाना शुरू करता है तो बच्चा सवाल को देखने में ही मगन हो जाता है। अभी आप कहीं मगन नहीं थे, अभी आपसे मेरी बात में मगन थे। आप समझ गए कि अकाउंट रिसीवेबल की उम्रों का तयन किया जा रहा है। कितनी कैटेगरी बनाई जा रही है? 2। नॉट येट ड्यू के अंदर फर्दर कोई कैटेगरी नहीं है, लेकिन पास्ट ड्यू के अंदर मजीद कैटेगरीज हैं। अब आओ इसको प्रूव करता हूँ। पहली कैटेगरी का नाम नॉट येट ड्यू। कितने रुपए हैं इसमें जो हमें लोगों से लेने हैं? 1,65,000. इसी तरह अब ये सारी कैटेगरी कौन सी है देख लो, लिखा हुआ है। ये सारी कौन सी कैटेगरी है? Past due. Past due. 1 से 30, 31 से 60, 61 to 90 और ओवर 90। समझ आया यहाँ तक का मसला? अगर मैं आपसे पूछूं सब लोगों से, सवाल आसान है, देखता हूँ आप जवाब देते हैं या नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ईयर एंड पर अकाउंट रिसीवेबल कितना है तो आपका जवाब क्या होगा? ईयर एंड पर अकाउंट रिसीवेबल किसे कितने पैसे लेने हैं तो आप जवाब देंगे? टाइम लगेगा लेकिन देंगे। 1,65,000 हैं सर सबको ऐड कर दें। सर प्रोसीजर नहीं बताना था, जवाब बताना था। तू सबको तरीका बता दे। मोहसिन इडियट सबको तरीका बता रहा है, ये नहीं कि काम करके अमाउंट बता, नहीं तरीके सिखा रहा है। यहाँ पे टीचर बन गया है ये। अबे टीचर तरीका नहीं बता रहा, तुम क्यों बता रहे हो? तुमसे आंसर बताओ मुझे। सर 3,40,000। तुमने देखा नहीं? नाइस 2,60,000। मैडम सही से प्लस कर लें शुक्रिया के साथ। अच्छा 3,40,000। सही है, 3,40,000. शुक्रिया। तो अब ये नाइस भाई ने 1,65,000 बोल दिया था, अल्लाह माफ करे। 3,40,000 3 लाख। तो तुमने आधा पीला और आधा नीला स्कूल पढ़ा है, कोई मसला नहीं है। तो 3,65,000, 80,000 ये सब क्या है? ये सारी अमाउंट है जो हमने लेनी है, अलग अलग एज ग्रुप से बिलोंग करती हैं। सारी अमाउंट लिखने के बाद इन सबको प्लस करें अगर, तो हमें पता चल जाएगा हमें लोगों से टोटल लेने 3,40,000। आज 3,40,000 पे एक रेट नहीं, 3,40,000 नहीं लगेगा, बल्कि अलग अलग रेट लगेंगे। क्या रेट लगेंगे? अंग्रेजी पढ़ना। परसेंटेज कंसीडर्ड टू बी अनकलेक्टेबल। क्या लिखा है? परसेंटेज कंसीडर्ड टू बी अनकलेक्टेबल। कलेक्टेबल क्या मतलब हुआ? जो हमने लिए नहीं पैसे, लिए नहीं मतलब सर अभी हमारा लेने का हक भी नहीं है। ले नहीं सकते। परसेंटेज कंसीडर्ड टू बी अनकलेक्टेबल का मतलब है वो परसेंटेज जो हमें नॉट येट ड्यू, जो हमें लगता है कि हमें नहीं मिलेगी। हमें नहीं मिला. तो ये क्या है? रेट ऑफ बैड डेट्स। क्या है ये? Rate of bad debts. Bad debt। तो इसका मतलब है क्या परसेंटेज है? 2% किस पे लगेगी बोलो? Group 1 पे. ग्रुप 1 तो मुझे लिखा नजर आ रहा है, अंग्रेजी पढ़ो आगे। Not yet due. वेरी गुड। 2% लगेगी नॉट येट ड्यू इस अमाउंट पर। फिर कितनी लगेगी? 10% लगेगी ग्रुप यानी 2 1 से 30 डेज पास ड्यू पर। 15% लगेगी 31 से 60 पर। 20% लगेगी 61 से 90 पर। और 30% बैड डेट्स होने का इम्कान है ग्रुप 5 पर। आप लोग जिंदा हैं? यस Yes sir. 5 सॉल्व कर दूंगा मैं इसे अगर आप साथ दें मेरा। रिक्वायर्ड में कह रहा है कंप्यूट द एस्टिमेटेड अलाउंस फॉर बैड डेट्स बेस्ड ऑन द अबव पॉलिसी। और अगर अलाउंस फॉर बैड डेट्स शो कर रहा हो कौन सा बैलेंस?
क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस कितना? 2500। 2500। तो ये सब अमाउंट पर रेट लगाने के बाद जो जवाब आएगा उन सबको प्लस करके हम एस्टिमेटेड बैड डेट्स कहेंगे और उसमें से क्रेडिट बैलेंस को लेस कर देंगे। बस अब मैं आपके सामने काम करने लगा हूँ। अल्लाह के हुक्म से मुझे उम्मीद है कि मैं कंप्लीट कर लूंगा, अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, आप भी मेरे साथ साथ काम कर लें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। क्वेश्चन 26, चलिए ये मैंने लिख दिया। क्वेश्चन 26 बोल कर दिया और मैंने एक हेडिंग डाली यहाँ पे, कंप्यूटेशन फॉर बैड डेट एक्सपेंस। और अब मैं कॉलम बनाऊंगा। कॉलम में मैं क्या लिखूंगा जरा देखिएगा। कॉलम में मैं लिखता हूँ सबसे पहले नेम ऑफ ग्रुप। ठीक है, मैं कॉलम बना रहा हूँ, आप साथ साथ चाहें तो बना लें। फिर मैं लिखूंगा अमाउंट, फिर मैं लिखूंगा रेट, फिर मैं लिखूंगा एस्टिमेटेड बैड डेट्स। और इसको थोड़ा सा नेम ऑफ ग्रुप को हम कर देंगे वाइट। अमाउंट का कॉलम को मैं डिलीट कर देता हूँ। अमाउंट में अमाउंट आ जाएगी, रेट में परसेंटेज जो सवाल में दी हुई है वो आ जाएगी। ठीक है, और इसको बड़ा करके थोड़ा मैं इस तरह कर देता हूँ, मुनासिब हो गया आ गया। ठीक है, अब आप इसको टेबल की शक्ल देंगे, लाइन ड्रॉ कर लें चाहें तो, बाद में बोलेंगे बाद में ड्रॉ कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आप किस तरह काम, ये वाली लाइनें आपको ड्रॉ नहीं करनी। कौन सी वाली? ये वाली। आपके रजिस्टर में ऑलरेडी ये लाइंस ड्रॉ होती हैं तो आपको ये लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये तो आपके रजिस्टर में ऑलरेडी है, ये लाइनें ड्रॉ कर लें। कंप्यूटेशन फॉर बैड डेट एक्सपेंस, इसको डिलीट कर देता हूँ गैप को। सही है, और नेम ऑफ ग्रुप क्या है? नॉट येट ड्यू। सही है, फिर पास्ट ड्यू 1 से 30 डेज। आई होप आपको मुश्किल नहीं हो रही होगी अल्लाह के हुक्म से। पास्ट डे 1 से 30, फिर 31 से 60, फिर 61 से 90, और फिर आ गया पास्ट ड्यू ओवर 90 डेज, और यहाँ पे खत्म। सबकी अमाउंट पेश कर दूँ? ओके, चलो भाई। तो अब मुझे अमाउंट लिखनी है 165, 80, 50, 165, 80, 50, 30, 15,000। सारी अमाउंट मैंने कर ली मुनासिब अंदाज से। जरा फॉर्मेट रेट लगा देता हूँ 2, 10, 15, 20, 30। 2, 10, 15, 20, 30। 2, 10, 15, 20, 30। अब क्या करूं? सिंपल, हर अमाउंट के ऊपर एस्टिमेटेड बैड डेट्स का रेट लगाता जाऊं, मल्टीप्लाई बाय 2%, ये आ गया एस्टिमेटेड बैड डेट्स। इस तरह हर अमाउंट का एस्टिमेटेड बैड डेट्स मैंने निकाल लिया। आपको नहीं समझ आया सिर्फ पूछ के देख लें एक बार, बस बात खत्म। सर आ गया। इन सब को प्लस करूंगा तो मुझे क्या पता चलेगा? बोलो। टोटल एस्टिमेट, टोटल एस्टिमेटेड बैड डेट्स पता चल गया। क्या करना है? इसे सबको प्लस कर लिया। ये अमाउंट है 29,300। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अलाउंस फॉर बैड डेट्स में साल के आखिरी दिन इतने रुपए होने चाहिए। क्या अलाउंस फॉर बैड डेट में पहले से कोई पैसे हैं? सवाल पे जाओ देखो। अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट बैलेंस का मतलब है उसमें 2,500 रुपए पहले से मौजूद हैं। तो क्या कर दूं उसे? लेस। अलाउंस फॉर बैड डेट 2,500 रुपए हमने लेस कर दिए प्यारे बच्चों। और इस तरह हमारे पास
जवाब आ गया। इसका नाम हमने रख दिया क्या? बेड बेड बैड डेट एक्सपेंस। बताएं ईमानदारी से किसे समझ नहीं आया? नहीं समझ आया तो बेफिक्र होकर पूछे, मैं 10 बार बताने को तैयार हूँ, आपसे पूछने को तैयारी करूँ बस। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह कंप्यूटेशन हो गई। अब क्या लिखा था रिक्वायर्ड, जरा देखना। कंप्यूट द एस्टिमेटेड अलाउंस फॉर बैड डेट बेस्ड ऑन द अबव पॉलिसी। और एंट्री बनाने को नहीं कहा, अगर एंट्री बनाने को कहता तो बना लेते। क्या एंट्री बनती बोलो, क्या एंट्री बनती बोलो? Bad debt expense debit allowance for bad debt credit. शुक्रिया, बस इतनी सी मासूमाना बात थी, बन जाती। और अब हम बना रहे हैं, अब हम बना रहे हैं क्या? मैं इस कॉलम को आगे पीछे करूंगा तो मसला हो। बैलेंस शीट सामने ले आता हूँ, वहाँ जरा कॉलम का मसला हो रहा है। छपाई छापी थी ना हमने बैलेंस शीट, यहाँ ले आते हैं बैलेंस शीट। चलो यहाँ ये बैलेंस शीट ले आया मैं, उसमें बैलेंस शीट, बिजनेस का नाम है, क्या नाम है? जेड कंपनी। आखिरी 4 मिनट रह गए हैं वैसे भी। जेड कंपनी। आपका होमवर्क क्या है? आपको इस तरह के 5 ईयर में जो एजिंग वाले सवाल नजर आ रहे हैं वो अटेम्प्ट करने हैं आज आपने, और आपने अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन नंबर 27 और 28। सुन लिया? 27 28 अटेम्प्ट करना है। कितने, आप खुद देखें मैं कितनी देर में सॉल्व कर रहा हूँ मैं, तो आप लोग तो मुझसे भी ज्यादा जल्दी सॉल्व कर लेंगे, चैंपियन है सारे। याद है इसकी अमाउंट क्या लिखनी है? बोलें, अकाउंट रिसीवेबल की अमाउंट याद है? अच्छा, ईयर तो सवाल में कुछ भी नहीं दिया हुआ, शायद नहीं दिया हुआ ना, तो ईयर लिखने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ ईयर एंड लिखे रहने, एज ऑन लिखे रहने। अकाउंट रिसीवेबल की अमाउंट याद दिलाएगा कोई मुझे? 1.65 3,40,000। 3,40,000। तो वही है, बस खत्म कर रहा हूँ क्लास आप लोगों की तरफ, मेरी तरफ नहीं। 3,40,000 और अलाउंस फॉर बैड डेट्स में पहले से थे 2,500, वो क्रेडिट में थे। और इस एंट्री को अगर दिमाग में बनाएं तो 26,800 और क्या होंगे बोलो? लेस हैं लेस? एंट्री में ऐड होंगे सर, ऐड। क्या बनती है? नाइश यार, क्या कर रहे हो भाई? सर समझा नहीं बात को आप। भाई एंट्री बता दो, इसकी एंट्री तुमने बताई नहीं ना, तो समझोगे कैसे? इसकी एंट्री सुनाओ मुझे। इस बैड अमाउंट डेट एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर बैड डेट क्रेडिट। इसमें अलाउंस फॉर बैड डेट्स आप कहाँ पुकार रहे हो? क्रेडिट साइड। कितनी? 26,800। यार भाई अजान ना सुनाओ, क्यों गुनाहगार कर रहे हो इस तरह से मुझे? मैं बोल भी रहा हूँ, तुम मुझे अजान भी सुना रहे हो यार, क्या हो गया तुम लोग? कब बड़े हो गए तुम लोग भाई? अजान तुम्हारी तरफ हो रही है, तुम इत्मीनान से सुनो। मुझे क्यों गुनाहगार कर रहे हो? मुझे रुकना पड़ जाएगा ना फिर, मेरी तरफ अभी अजान की आवाज नहीं आ रही, मुझे अपना जुमला कंप्लीट करने दो। अच्छा, तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ भाई, अलाउंस फॉर बैड डेट में पहले से 2,500 रुपए क्रेडिट में है, तुम ये एंट्री बनाओगे, अलाउंस फॉर बैड डेट्स और क्रेडिट करोगे कितने से? 26,800 से और क्रेडिट होगा, दोनों क्या हो जाएंगे आपस में? 29,300। और ये अमाउंट हमेशा इसके बराबर होती है एस्टिमेटेड बैड डेट सर। यस सर। यस सर। सही है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आपको पता नहीं चला? अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपने 2 सवाल ये करने, स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लें, अगर ये लें, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले ले भाई। क्वेश्चन 26 का थोड़ा और बड़ा कर दूं? ले लिया सर। ये लो, ये लो, बड़ा कर दिया इसको मैंने। ये स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है। अब क्या क्या करना है तुमने? हटा दूं? आखिरी मिनट चल रहा है, वैसे भी 2 मिनट रह गए। अब तुमने क्या क्या करना है प्यारे बच्चों? तुमने क्वेश्चन नंबर 27 28 करना है और 5 ईयर के सवाल करने हैं। 2019 से 2010 के दरमियान अगर एजिंग का सवाल आया हुआ है, बल्कि 2019 से 2010 नहीं, 2019 से 2005, सबने सुन लिया? 2019 से कहाँ तक जाना है? 2005। क्योंकि पूरी 5 ईयर में 2019 से 2005 तक में, अगर मैं गलत ना हूं तो सिर्फ 1 या 2 बार इस तरह का सवाल आया, ऐसा एग्जैक्ट। सर इसके अलावा भी एजिंग का कोई सवाल आता है? जी हाँ, देखें 29 के बाद, कल मैं 29 के बाद पढ़ाऊंगा ये 30, इस जैसा सवाल भी आया हुआ है एक बार, ऐसा भी आया हुआ है 29 जैसा। तो हमने ये 29 जैसे सवाल भी करने हैं, लेकिन जहाँ इस तरह का डेटा हो ना, ऐसा एज ग्रुप बने में हो, अमाउंट दी हुई हो, रेट दिया हुआ, वो सवाल करना। समझ गए? कर लोगे सब अल्लाह के हुक्म से? यस सर। कोई सवाल? ये तो यस सर। तो रिकॉर्डिंग